नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूनी एग्जाम के इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज 3 अक्टूबर है। आज की क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है इंपॉर्टेंट। पीएम लॉन्चेस वेलफेयर पैकेज फॉर द ट्राइबल विलेजेस। प्रधानमंत्री ने अभी जो ट्राइबल गांव है, ट्राइबल क्षेत्र हैं, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ स्कीम्स की घोषणा की है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किया है। इस अभियान के तहत आदिवासी क्षेत्रों के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए देश के 550 जिलों में 79,150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो यहां पर क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग, जो झारखंड का क्षेत्र है, वहां से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत आदिवासियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए 79,150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये देश के 550 जो जिले हैं, उनमें जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उनके लिए ये पैकेज की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये एक अभियान शुरू किया गया है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, इसका नाम क्या है? धरती आबा। ठीक है, तो हम धरती आबा को यहां देखते हैं कि धरती आबा क्यों नाम रखा गया है। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था। ये आपका अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, या जान लीजिए कि बिरसा मुंडा जो एक जनजातीय नेता थे, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जनजातीय नेता थे, उनके नाम पर उनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उन्हीं के नाम से इस योजना की शुरुआत की गई है। बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो 9 जून 1900 को हुई थी। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जनजातीय नेता थे। बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा जनजात से संबंधित थे। मुंडा जनजात जो छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, और इनके नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन चलाया गया था 1899 में। जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ जल जंगल जमीन का जो आंदोलन चलाया गया बिरसा मुंडा के द्वारा, वो है उलगुलान आंदोलन, जो 1899 में चलाया गया था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर, बिरसा मुंडा के ही जन्म दिवस पर 15 नवंबर को हम किस नाम से जानते हैं? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय थे जो इससे संबंधित थे। ठीक है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया गया। और ये धरती आबा कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किस जनजात से? बिरसा मुंडा से। और उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? ठीक है, इसके बाद हम दूसरे खबर की तरफ चलते हैं कि दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज क्या है। तो हम देखते हैं कि 200 मेजर रेलवे एक्सीडेंट्स took place in the past 5 years. 351 people killed, so data. अभी रेल मंत्रालय ने एक डाटा प्रकाशित किया है और उसमें बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। ठीक है, और रेल दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल रहे, कितनी उनको सहायता राशि दी गई उन परिवारों को, और क्या रहा है। तो रेल मंत्रालय का जो डाटा है उसके बारे में हम जानते हैं। रेल मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में 2019 से 2024 के मध्य 200 परिणामी रेल दुर्घटनाओं की सूचना दी है। मतलब पिछले 5 वर्षों में 200 रेल दुर्घटनाएं घटी हैं, जिनमें 351 मौतें हुई हैं और 970 लोग घायल हुए हैं। रेल मंत्रालय ने यह भी बताया है कि इस अवधि के दौरान जो मृतक और घायल थे उनको 32 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि वितरित की गई है। ठीक, इसके अलावा इसी डाटा के अंतर्गत यह भी बताया गया है कि पिछले 1 दशक, मतलब पिछले 10 वर्षों में दुर्घटनाओं में कमी देखी गई है। तो पिछले 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में कमी देखी गई है, जो प्रतिवर्ष 171 दुर्घटनाओं से घटकर 40 दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष हो गई हैं। तो रेल मंत्रालय ने अपने डाटा में यह भी बताया है कि पिछले 1 दशक में रेल दुर्घटनाओं में कमी देखी जा रही। जो पहले 171 घटनाएं प्रतिवर्ष होती थी, अब वो घटनाएं 40 तक आ गई हैं। ठीक है, इसके अलावा यह भी बताया गया है कि क्षेत्रवार दुर्घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि सबसे अधिक जो दुर्घटनाएं हैं, जो सबसे अधिक रेलवे दुर्घटनाएं हैं, वो किस जोन के अंतर्गत होता है? वो है उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत हुआ है। ठीक है,
25 रेल दुर्घटनाएं इस वर्ष हुई हैं, ठीक है, जिसमें से जो कहां हुआ है, उत्तर रेलवे जोन में, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं कि रेलवे जो है, भारतीय रेलवे कई जोनों में बांटा गया है। कितने जोन में बांटा गया है आप जानते होंगे, 19 जोन में है, जिसमें 18 जोन के अलावा एक कोलकाता मेट्रो रेलवे को भी इसमें रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यह भी बताया गया या दक्षिण पूर्वी होगा, इसी डाटा के अंतर्गत यह भी है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन में 10 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 297 लोग मारे गए और 637 लोग घायल हुए। तो ये विवरण जो दिया गया इसमें बताया गया है कि सबसे अधिक दुर्घटनाएं जो है वो उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत हुई हैं, लेकिन तो दक्षिणी रेलवे जोन था, दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन, उसमें 10 ही दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसमें मृतकों की संख्या ज्यादा रही है, 297। और जो सबसे सुरक्षित जोन है भारत के रेलवे दृष्टिकोण से, वो कौन कौन सा जोन है, उनमें है पूर्वोत्तर रेलवे, कोंकण रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और दक्षिणी रेलवे। ये जो 4 जोन हैं, ये रेल दुर्घटनाओं के दृष्टिकोण से सबसे सुरक्षित जोन माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक चीज और यहां पर महत्वपूर्ण विषय देख लेंगे, रेल दुर्घटनाओं के कारण क्या क्या है, क्यों, किन कारणों से रेल दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक कारण बताया गया, प्रशासनिक त्रुटि, मतलब प्रशासनिक स्तर पर क्या ऐसी गलतियां हैं जिससे रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें बताया गया खराब ट्रैक रखरखाव, दोषपूर्ण सिग्नलिंग, अत्यधिक गति या ओवरलोडिंग। तो जो ट्रैक है जिस पर रेल चलती हैं, ट्रैक, तो उनका रखरखाव जो ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जो सिग्नल का प्रॉब्लम है वो, और अत्यधिक गति, मतलब कुछ ट्रैक ऐसे हैं जहां गति कम रखनी चाहिए लेकिन वहां गति अधिक होती है, और कुछ जहां जहां ओवरलोडिंग अत्यधिक हो जाती है, तो वो एक दुर्घटना है, प्रशासनिक त्रुटि के अंतर्गत उसको रखा गया है। उसके अलावा यह भी कहा जाता है कि मानव त्रुटि कुछ ऐसी हैं जिनके कारण रेल दुर्घटनाएं होती हैं। तो मानव त्रुटि है क्या, ठीक, उसमें है ड्राइवर, अगर कोई जो रेलवे के ड्राइवर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो गलतियां होती हैं, ठीक है। इसके अलावा सिग्नल ऑपरेटर्स जो हैं, अगर इनके द्वारा कोई सिग्नल देना है और वो नहीं दिया जा रहा है, तो इस तरीके की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उसके अलावा अन्य रेलवे कर्मचारियों द्वारा जो गलतियां की जा रही हैं, जैसी गति सीमा का पालन न करना, सिग्नल न देखना और ट्रेन का अनुचित संचालन। तो आप देखते हैं कि मानव त्रुटि के अंतर्गत ड्राइवर, सिग्नल ऑपरेटर व अन्य रेलवे कर्मचारी, जिसमें गति सीमा का पालन न करना और उसके साथ साथ क्या है, सिग्नल को न देखना और ट्रेनों का अनुचित संचालन, ठीक, ये कुछ प्रमुख कारण हैं रेल दुर्घटनाओं को जो मानव त्रुटि के अंतर्गत देखे जाते हैं। इसके अलावा तकनीकी स्तर पर क्या ऐसी त्रुटियां हैं जिससे रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो क्या है, स्वचालित जो सिग्नल्स हैं उनमें खराबी, कभी किसी कारणवश खराबी आती है, तो वो एक प्रमुख कारण है रेल दुर्घटनाओं के। उसके अलावा मैनुअल रूप से जो संचालित सिग्नल्स हैं, ठीक है, उसमें मानवीय अनदेखी, जहां मानव संचालित ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पर जो कमियां देखी जा रही हैं, उस कारण भी तकनीकी स्तर पर रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा यांत्रिक त्रुटि जो है वो है दोषपूर्ण रेल घटक, जैसे ब्रेक, पहिए और इंजन, मतलब कोई रेल चल रही है तो उसके ब्रेक, इंजन, पहियों में जिस तरीके की त्रुटि अगर कोई घट जाती है तो उसके कारण भी रेल दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये एक रेलवे मिनिस्ट्री ने एक डाटा प्रकाशित किया है, उससे संबंधित ये खबर थी। अब हम एक दूसरे खबर की तरफ चलते हैं, वो क्या है, वो है जो इस बार सरप्लस रेंज टू हेल्प रिड्यूस फूड इन्फ्लेशन राइज डिमांड, ठीक है। इस वर्ष मानसून की अधिक वर्षा के कारण खाद्य महंगाई में कमी देखने को मिल सकती है। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि इस बार की जो वर्षा है वो अच्छी हुई है, अच्छी खासी वर्षा हुई है। इसके कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि कृषि को इससे फायदा मिलेगा, और कृषि को जब फायदा मिलेगा तो जो खाद्य महंगाई जो देखी जाती है उनमें कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि खाद्य का जो सरप्लस उत्पादन होगा उससे क्या होगा, डिमांड को पूरा किया जा सकता है और इससे इन्फ्लेशन जो है, खाद्य इन्फ्लेशन, उसमें कमी आएगी, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पर डाटा दिया हुआ है इसी न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। इसमें बताया गया कि 1.5% जो सितंबर 2023 था उससे अधिक वर्षा हुई है, और इसके कारण जो है, जो ये खरीफ की फसल है, ठीक है, उसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। इससे क्या हुआ है, जो अभी जो हम
खाद्य इन्फ्लेशन देखते हैं, जो फूड इन्फ्लेशन देखते हैं, उनमें सबसे ज्यादा देखिए दालों में, पल्सेस में 7.3 है, धान में 3.8 है, और इसके साथ मोटे अनाज में 3.7 है। ठीक है, तो अगर सरप्लस उत्पादन होगा तो इनके जो दाम में जो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, तो वो क्या होगा, वो इन्फ्लेशन में कमी आएगी और डिमांड में वृद्धि होगी। ठीक है, ये एक अन्य महत्वपूर्ण खबर थी आपके इकोनॉमी से संबंधित कि इस बार वर्षा के कारण किस तरीके से फायदा मिलेगा। ठीक है, अब हम अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। यह है 2 वुमेन नेवी ऑफिसर्स बिगिन वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। 2 नेवी ऑफिसर्स हैं, महिलाएं हैं। ठीक है, वो क्या है, पूरे दुनिया की एक समुद्र यात्रा पर निकली हुई हैं। तो उनके बारे में एक न्यूज है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी जो है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए समुद्र रास्तों से पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी, मतलब समुद्र रास्तों से इस पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। और इस अभियान की जो शुरुआत है वो कहां से हो रही है, गोवा से। इस अभियान की शुरुआत उन्होंने गोवा से किया है और इस अभियान के अंतर्गत वो 240 दिनों की यात्रा करेंगी और इसमें 2300 नॉटिकल मील की यात्रा की जाएगी। 240 दिनों में 2300 नॉटिकल मील की यात्रा कर पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाएंगी। और इसके अलावा इस अभियान को जो नाम क्या दिया गया है, नाविका सागर परिक्रमा। इस अभियान को नाम दिया गया है नाविका सागर परिक्रमा। ठीक है, और इस अभियान को INSB त्रिवेणी से संपन्न किया जाएगा। जो नाव है, ये जो आपको दिख रही है, इसका नाम क्या है, INSB त्रिवेणी। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस अभियान को नाम क्या दिया गया है, ठीक, नाविका सागर परिक्रमा। और इस अभियान को पूरा किस नाव से किया जा रहा है, वो कौन सा है, INSB त्रिवेणी। और कौन से सैन्य अधिकारी हैं, नौसेना की महिला अधिकारी हैं, ये महिला अधिकारी हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। ठीक है, इनके द्वारा ये अभियान किया जा रहा है। ठीक है, हम अगले न्यूज की तरफ चलते हैं जो इंपॉर्टेंट खबर है। ये आपके न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उस पर हम चर्चा करेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हम देखते हैं कि क्या क्या है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला की नींव रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता दिवस के, मतलब 2 अक्टूबर को जो स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है, के अवसर पर ग्वालियर में लाल तिपारा गौशाला के साथ एक बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यहां आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला, मतलब ये आधुनिक चीजों से लैस होगी और इसके साथ आत्मनिर्भर, मतलब इसको कोई फंडिंग नहीं, ये खुद से ही आत्मनिर्भर गौशाला की नींव रखी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता दिवस के अवसर पर कहां पर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लाल तिपारा गौशाला जो एक बायो CNG प्लांट के साथ इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि यह गौशाला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, IOC के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो IOC जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इसके सहयोग से इस गौशाला की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अन्य इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा हम एक अगले न्यूज की तरफ चलेंगे। ये क्या है, नीति आयोग के द्वारा राज्य स्तर पर महिला उद्यमिता मंच, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की शुरुआत तेलंगाना में हुई है। ठीक है, तो महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत कहां की जा रही है, राज्य स्तर पर तेलंगाना में। ये केंद्र स्तर पर अभी तक संचालित थी, लेकिन राज्य स्तर पर इसकी शुरुआत तेलंगाना से की गई है। और ये किसकी योजना है, ये नीति आयोग के द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में जान लेंगे। ठीक है, नीति आयोग कभी कभी पूछ लेता है हमसे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, चेयरपर्सन कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, नीति आयोग का इस समय का CEO कौन है, BR सुब्रमण्यम। ठीक है, BR सुब्रमण्यम इसके नीति आयोग के इस समय CEO हैं। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना, इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था आजादी के टाइम,
हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी, प्लान इकोनॉमी, तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसका स्थान 1 जनवरी 2015 में किसने ले लिया? नीति आयोग ने। नीति आयोग जो है वो केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय के बाद आया है, तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग भारत सरकार की नीतियों के निर्माण के लिए कि कैसी पॉलिसीज बनाई जाए, किस विकास के लिए, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे वो रक्षा हो, तो उन सब क्षेत्रों के लिए किस तरीके के नीति बनाई जाए, तो उसका निर्धारण कौन करेगा? नीति आयोग। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण न्यूज हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरे न्यूज की तरफ चलेंगे। यह है उत्तर प्रदेश से आपका एक न्यूज है जिसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, इस स्कीम के आवेदक, इस स्कीम में क्या आवेदन क्या होना चाहिए? ठीक है, उसके बारे में कहा गया है आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए, मतलब 8वीं होगी। तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसके लिए? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए क्या होनी चाहिए? 8वीं पास होनी चाहिए। परंतु जो 12वीं पास आवेदक होंगे उनको वरीयता दी जाएगी, मतलब जो 12वीं पास होंगे उनको इस योजना के अंतर्गत वरीयता प्रदान की जाएगी। इस योजना, इस स्कीम के अंतर्गत पहले 10 वर्ष, जो शुरुआती के 10 वर्ष हैं, उनमें 10 लाख माइक्रो यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। तो सरकार का टारगेट क्या है कि पहले 10 वर्षों में 10 लाख माइक्रो यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। इसमें क्या कहा गया है? इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 1 लाख शिक्षित प्रशिक्षित युवाओं को वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 1 लाख शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो वो 1 लाख कौन होंगे? जो ऑलरेडी शिक्षित और प्रशिक्षित आवेदक होंगे, युवा होंगे, उनको प्रदान की जाएगी। और आवेदक जो होंगे वो क्या होंगे? उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना और अन्य कौशल विकास योजनाएं जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित होंगे, उनसे प्रशिक्षित होंगे, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, इन योजनाओं का। ठीक है, और क्या है? इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र और छोटे उद्योगों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ब्याज मुक्त लोन जो है उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो कुछ विशेष क्षेत्र हैं, जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र, पूर्वांचल का क्षेत्र और आकांक्षी जिले जो हैं, उनको इस प्रावधान में विशेष प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है। तो आकांक्षी जिलों, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वांचल का क्षेत्र, आकांक्षी जिले जो उत्तर प्रदेश में 8 आकांक्षी जिले हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट जो जिले, जैसे बहराइच है, बलरामपुर है, ठीक है, श्रावस्ती है, ठीक, इसके अलावा आपका सोनभद्र है, ठीक, सिद्धार्थनगर है, फतेहपुर है। ठीक, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जिले हैं। ठीक है, चित्रकूट है, ठीक, चंदौली है। तो ऐसे कुछ जिले हैं जो आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते हैं। आकांक्षी जिला प्रोग्राम जो है वो केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। आकांक्षी जिला प्रोग्राम प्रधानमंत्री ने शुरू किया था और देश के अलग जो पिछड़े जिले हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया था। तो ये योजना 2018 में, तो इन आकांक्षी जिलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत। ठीक है, तो आप लोग देख लिया कि इसके आवेदक को क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, पहले 10 वर्षों में सरकार का लक्ष्य क्या है। ठीक है, कौन कौन से इसमें लक्ष्य और रखे गए हैं कि 1 लाख युवाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और उसके साथ साथ आवेदक जो होंगे वो राज्य सरकार के इन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित होंगे, उनको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, अब हम अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए असम से कि असम जनजाति द्वारा प्रयोग की जाने वाली 8 वस्तुएं को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो जीआई टैग आप लोग जैसे जानते होंगे कि एक जियोग्राफी के आधार पर एक इंडिकेशन मिलता है। ठीक है, विभिन्न उत्पादों को
ठीक है, अलग अलग जहां भारत सरकार इसको करती है। तो उस तरीके से ये जो असम की 8 वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको जीआई टैग मिला है। वो असम की 8 वस्तुएं क्या है, ठीक है, वो इसमें क्या है, 3 प्रकार के राइस बियर हैं। तो इन 8 में 3 प्रकार के तो राइस बियर जो हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, उनको लिया गया है। तो एक है बोडो जाऊ ग्रा, ठीक है, बोडो जाऊ ग्रा, ये एक प्रकार की बियर है जिसमें अल्कोहल की उच्चतम मात्रा होती है, ठीक है। तो ये पहली वस्तु हो गई। दूसरी क्या है, मेब्रा जाऊ विडबी, ठीक है, ये भी एक बियर है, राइस बियर है, ठीक। और ये थर्ड जो है राइस बियर वह है कि बोडो जाऊ गीसी, ठीक। तो ये 3 बियर जो हैं वो राइस बियर हैं जो असम की जनजाति द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसको जीआई टैग के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा अन्य जो 4th नंबर पर है वो क्या है, बोडो नफम। बोडो नफम जो है वो है कि फर्मेंटेड फिश जो होती है, तो फिश को ये अच्छी तरीके से रख दिया जाता है और कई दिनों तक उसको यूज में लाया जाता है। तो फर्मेंटेड जो फिश है, ठीक है, बोडो नफम, उसको भी जीआई टैग के अंतर्गत रखा गया है। ये सब कहां के हैं, असम जनजाति के द्वारा, असम क्षेत्र में पाए जाते हैं। असम जनजाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, असम की जनजातियों द्वारा। फिर क्या है, बोडो ओडला, ठीक। बोडो ओडला क्या है, ये 5th जो आपका जीआई टैग मिला है वो है राइस पाउडर की करी। तो राइस के पाउडर्स की जो करी बनाई जाती है, खाने में प्रयोग की जाती है, उसको भी जीआई टैग के अंदर रखा गया है, बोडो ओडला। और उसके अलावा बोडो गोखा, ठीक, ये 6 है बोडो गोखा। ये है विश्व जो फेस्टिवल होता है, ये बोडो जनजात द्वारा मनाया जाता है। बोडो जो जनजात है उनके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ये बोडो नववर्ष के रूप में भी बोडो न्यू ईयर होता है, ठीक है। तो आप इसको कल्चर के दृष्टिकोण से आप इंपॉर्टेंट मानिएगा, ये कभी आपसे पूछ सकता है इस फेस्टिवल के बारे में। ये बोडो जनजात द्वारा मनाया जाता है और ये बोडो न्यू ईयर के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है बोडो गोखा का, ठीक है। तो आप यहां से इस चीज को इंपॉर्टेंट मानिएगा। छठा क्या है, 7th क्या है, 7th क्या है, बोडो नर्जी, यह है जूट की पत्तियों से बना भोजन। ये भी बोडो जनजात द्वारा प्रयोग की जाने वाली जूट की पत्तियों से बना एक भोजन है जिसको प्रयोग किया जाता है। और 8वां जो जिसको जीआई टैग मिला हुआ है वो है बोडो अरुणाई। ये क्या है, ये है एक वस्त्र है जिसको प्रयोग में लाती है बोडो जनजाति। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जीआई टैग से संबंधित है जो असम जनजाति जो प्रयोग करती है, उनको जीआई टैग मिला है। उसमें 3 तरीके के राइस बियर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थ हैं और एक वस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाने वाली वस्तु है, ठीक है। तो इसको अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जीआई टैग क्या होता है, ठीक। जीआई टैग है क्या, ठीक है, किसी खास क्षेत्र से जुड़े उत्पाद को दिया जाने वाला एक दर्जा है। तो किसी एक विशेष क्षेत्र, जैसे ये सब जो वस्तुएं हैं ये असम से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो उनको दिया जाने वाला एक दर्जा है। किसी उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और किसी और खासियत को उस उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो क्या है जीआई टैग, जीआई टैग किसी खास क्षेत्र से जुड़े उत्पाद को दिया जाने वाला एक दर्जा है। यह टैग जो है वो किसी उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और उसकी खासियत जो है उस उत्पाद को भौगोलिक उत्पत्ति से जोड़ता है। तो जीआई टैग के बारे में हमने जान लिया कि जीआई टैग होता क्या है, ठीक है। जैसे आप यूपी में देखते हैं बनारस की साड़ी है, ठीक है, तो उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा जो आपका उत्पाद है जैसे चावल है, ठीक, जो सिद्धार्थनगर में होता है, ठीक है, तो उसको भी जीआई टैग के अंतर्गत रखा गया है। तो ऐसे ही कुछ खास वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग में रखा गया है। जीआई टैग से जुड़ी और खास बातें क्या है, किसी उत्पाद को पारंपरिक तरीके से बनाने और उसकी खासियतों को जो काफी टाइम से पारंपरिक तरीके से पारंपरिक वस्तुओं को प्रयोग करके बनाया जाता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट इसकी बात होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस उत्पाद की प्रतिष्ठा और गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो जब जीआई टैग किसी वस्तु को मिलता है तो उसकी जो प्रतिष्ठा है और गुणवत्ता है उसको बढ़ा देता है, वो लोगों के सामने आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा तीसरी बात क्या है, उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में मदद करता है जहां का उत्पाद बनते हैं। मतलब कोई उत्पाद जिसको जीआई टैग मिला है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो आर्थिक विकास उस क्षेत्र का बढ़ जाता है, ठीक है, जहां उत्पाद बनते हैं। इसके अलावा फैट प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है, उनको रोकने में मदद मिलती है।
मतलब जो गलत तरीके से उसके नाम पर कॉपी करके बनाया जाता है कि इस क्षेत्र विशेष का ये है, ठीक है, उससे क्या होता है, जीआई टैग मिल जाने से उस पर रोक लगती है। ठीक, इसके अलावा ये कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए मिलता है जीआई टैग। ठीक है, लेकिन इसको क्या है, फिर रिन्यू किया जाता है, रिन्यू किया जा सकता है। 10 वर्षों के लिए पहले मिलता है, फिर बाद में इसको रिन्यू किया जाता है। अब जीआई टैग से जुड़े जो नियम कानून है वो है वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999, मतलब वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत जीआई टैग को रखा जाता है कि क्या नियम कानून होंगे, वो इसके अंतर्गत बना हुआ है। जीआई टैग जारी करने का काम, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा अंतर्गत उद्योग प्रोत्साहन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो मंत्रालय कौन सा है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और विभाग उसके अंतर्गत कौन है, उद्योग प्रोत्साहन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है वो इसके जीआई टैग को प्रदान करता है। ठीक है, तो जीआई टैग के बारे में हमने देख लिया, जीआई टैग क्या होता है, और जीआई टैग से कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें थी उसके बारे में हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे अन्य महत्वपूर्ण न्यूज क्या है आज की। तो ये एक अन्य इंपॉर्टेंट न्यूज है, महाराष्ट्र सरकार ने लक्ष्मण श्रेष्ठ, ये एक पेंटर है, ठीक है, को स्वर्गीय वासुदेव गायकवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो लक्ष्मण श्रेष्ठ एक पेंटर हैं, उनको स्वर्गीय वासुदेव गायकवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और ये अवार्ड जो है वो विजुअल आर्ट्स के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, मतलब दृश्य कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार, स्वर्गीय वासुदेव गायकवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और ये किसको मिला है, लक्ष्मण श्रेष्ठ को, और किसके द्वारा, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये एक महत्वपूर्ण न्यूज थी। उसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण उसके बात की है, भारत में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन 2025 में किया जाएगा। ठीक है, तो खो खो जो खेल होता है पारंपरिक तौर से लगभग खेला जाता है नॉर्थ इंडिया में, तो ये कहां आयोजन किया जा रहा है, 2025 में भारत में पहले विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन अंतरराष्ट्रीय खो खो संघ और भारतीय खो खो संघ के द्वारा आयोजित किया जाएगा। जो अंतरराष्ट्रीय खो खो संघ है और भारतीय खो खो संघ के द्वारा आयोजित किया जाएगा भारत में पहली बार। ठीक है, और इसमें 6 महाद्वीप के 24 देश प्रतिभाग करेंगे। ठीक है, तो 6 महाद्वीप के 24 देश इसमें प्रतिभाग करेंगे, और पहला जो विश्व कप आयोजन, खो खो विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है वो कहां किया जा रहा है, आपके भारत में। ठीक है, इसी के द्वारा आपका जो न्यूज है इंपॉर्टेंट वो समाप्त हुआ। तो इसके साथ ही धन्यवाद।